हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिसिप्लिन लर्नर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि करंट में एचपीएससी ने 237 वैकेंसी निकाली हुई हैं लेक्चरर की। तो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका प्रीवियस ईयर हो जाता है, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या लेवल रहता है। तो उसी वजह से ये एचपीएससी 2022 का पेपर है जो लेक्चरर का हेल्ड हुआ था 2022 में। तो आइए उसका सॉल्यूशन देखते हैं 1 to 1 कि क्या कौन सा लेवल कैसा लेवल रहा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 2 मीटर इज सब्जेक्टेड टू ए डाउनवर्ड लोड ऑफ 60 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर स्पेन एंड एन upward point load P at its free end. The value P for the net deflection at the end to be 0 shall be। देखिए एक कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन है। तो एक कैंटिलीवर बीम ले लेते हैं। ये 60 किलोमीटर टोटल लोड है ना कि यूडीएल। अगर यूडीएल कन्वर्ट करोगे तो स्पैन 2 मीटर है तो 60/2 30 किलोमीटर मीटर का ये यूडीएल हो जाएगा। अब ये एंड पर रिएक्शन लग रही है पी, तो नेट डिफ्लेक्शन अगर एंड पे 0 करना है, ये पी रिएक्शन है। तो क्या कंडीशन होती है, ये अगर प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन हो गया ये एक तरह से। ये एल लेंथ बीम है, ऊपर से जो डिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा यूडीएल की वजह से WL/4 4/8EI, नीचे से जो डिफ्लेक्शन होगा PL/3EI। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो पी यहाँ से कितना निकल जाएगा, ये पी है सॉरी, पी कितना निकल जाएगा तो पी आ जाएगा 3WL/8, क्योंकि EI से EI चले जाएगा, L³ से L बचेगा यहाँ पे, तो 3WL/8। अब यहाँ पे 3W क्या होगा, W या इंपॉर्टेंट वाला 60 नहीं होगा, W होगा 30, क्योंकि ये UDL है, 60 किलोमीटर टोटल लोड है। तो 3 × 30 L2/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2447.5, ये 22.5 आ जाएगा, 22.5 किलोमीटर। तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रापेजियम हैज साइड ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 18 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रापेजियम फ्रॉम द 20 सेंटीमीटर साइड। यहाँ 20 सेंटीमीटर साइड की ओर से निकालना है हमें। तो ऐसे ये ट्रापेजियम है, ये ट्रापेजियम है। ये कितनी साइड है, 10 सेंटीमीटर छोटी साइड, और ये कितना है, ये 20 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो क्या होता है फॉर्मूला, सेंटर ऑफ 20 सेंटीमीटर की साइड से निकालना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का H/3A + 2V/A+V। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि A कौन सी होगी, A होगी जिस साइड से हम CG निकाल रहे हैं। जैसे A हमें 20 सेंटीमीटर साइड की ओर से निकालना है तो A 20 होगी, और B हो जाएगी ये 10, B 10 हो जाएगी, H 18 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, H कितनी है 18/3 × A कितना है, A 20 है + 2V, मतलब 2 × 10/A+B, A 20 + 10। तो इसको सॉल्व करेंगे 3, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10 20 40, मतलब 6 × 40/30, 6 है। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 008 सेंटीमीटर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है सी। तो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, ए सेकंड पेंडुलम एग्जीक्यूट्स। देखिए डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका जो ऑप्शन होता है सी होगा, 2 बीट पर सेकंड। इसको ध्यान लर्न करने वाली बात है, इसको लर्न करनी। ये सेकंड पेंडुलम एग्जीक्यूट्स 2 बीट पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल विच हैज यंग्स मॉडुलस ऑफ 100 GPa, ठीक है, एंड शियर मॉडुलस G 40 GPa। हमें क्या निकालना है, पॉइजन रेशियो निकालना है। तो हमें एक वो रिलेशन देखना है जो EG और म्यू में रिलेशन देता हो। तो कौन सा रिलेशन देता है वो, E = 2G × 1 + म्यू। और ऐसे ही एक E और K बल्क मॉडुलस और म्यू में रिलेशन होता है, E = 3K × 1 - 2 म्यू। तो हम तो यहाँ पे यूज करेंगे EG म्यू वाला। तो वो होता है रिलेशन क्या होता है, E = 2G × 1 + म्यू। वैल्यू पुट कर लेते हैं, E = 100, 2 × G 40 × 1 + म्यू। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100/80, 1.25, 1.25 - 1.25 आ गया, म्यू हो गया 0.25। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज 0। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, लैम्डा = L effective/रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहे हैं ऑप्शन।
ऑप्शन ए बोल रहा है इट्स लेंथ इज एक्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस ऑफ वेरिएशन, मतलब एल बराबर आर, तो लेमडा एल बराबर आर तो लेमडा 1 हो जाएगा, जो हमें 0 करना है, जो कि ऑप्शन ए गलत है। इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ वेरिएशन, तो एल इक्वल टू r/2, तो लेमडा 1/2 हो जाएगा 0.5, ये भी गलत ऑप्शन है। इट्स लेंथ इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड थ्रू आउट इट्स लेंथ। देखिए पहले इफेक्टिव लेंथ होती क्या है, इफेक्टिव लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू जीरो मूवमेंट्स। तो जैसे आपने एक ये फिक्स्ड कॉलम का फॉर्मूला पढ़ा हो, फिक्स्ड कॉलम का इफेक्टिव लेंथ देखी होगी 0.5 टाइम्स एल होती है अनसपोर्टेड लेंथ की। तो क्या होती है, जैसे ये कॉलम है तो ऐसे बेंड करता है कॉलम, तो ये फिक्स्ड कॉलम है दोनों तरफ, तो ये है जीरो मूवमेंट, ये जीरो मूवमेंट है, तो ये क्या है, ये इफेक्टिव लेंथ है, जो जनरली क्या होती है 0.5 टाइम्स ऑफ एल होती है अगर ये टोटल एल है तो। अब क्या कह रहा है, देखो ऑप्शन सी देखो, इट्स लेंथ इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड थ्रू आउट इट्स लेंथ। अगर ये कॉलम है चारों तरफ से ये सपोर्ट कर रखा हुआ, तो ये कहाँ बेंड करेगा, बेंड ही नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा तो पूरे में जीरो मूवमेंट होगा, तो जीरो मूवमेंट होगा तो एल इफेक्टिव कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पूरे में जीरो मूवमेंट होगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीरो मूवमेंट जीरो ही होगी, तो ये एल इफेक्टिव जीरो हो जाएगी, तो करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा, लेमडा जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज बेस्ट ऑप्शन एंड करेक्ट ऑप्शन। और टोटल लोड कैरिड इज लेस देन हाफ ऑफ द डेड लोड, ये सेंसलेस ऑप्शन है ये तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। इट्स लेंथ इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड थ्रू आउट इट्स लेंथ, देन इट्स स्लेंडरनेस रेशियो विल बी जीरो। आइए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है द पिन जॉइंटेड कैंटिलीवर ट्रस इज लोडेड एज शोन बिलो, द फोर्स इन द मेंबर ई। हमें क्या निकालना है, फोर्स मेंबर ई निकालना है, फोर्स इन द मेंबर ई। अगर देखा जाए रिएक्शन एक ई पे क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी एच ई, और हिंज पे ए पे क्या आएगी, एक पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी एच ए, और एक आएगी बी ए, एक आएगी बी ए। तो हमें क्या निकालना है, हमें अगर ई मेंबर में फोर्स निकालने हैं तो हम डायरेक्टली अगर एच ई फाइंड कर लेंगे तो हमें ई मेंबर में फोर्स पता पड़ जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि समझ रहा हूँ मूवमेंट अबाउट ए जीरो ले लेते हैं, जिससे बी और एच ई का कोई जीरो हो जाएंगी दोनों, तो मतलब मूवमेंट जीरो हो जाएगा ए के अबाउट। तो समझ रहा हूँ मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो ले लो, समझ रहा हूँ मूवमेंट ऑफ ए अबाउट जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 40 × 6, ये क्या देगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है 40 × 6, और एच ई का एच × 3 ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो चलो एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव मान लेते हैं, नेगेटिव कंसीडर करना है, माइनस एच ई × 3, और ये 40 क्या देगा, क्लॉकवाइज दे रहा है, तो 40 × 3, 3 + 3 6 0। तो यहाँ से एच ई निकल के कितना आ जाएगा, एच ई आ जाएगा 80 किलोमीटर। अब देखिए ये कंप्रेशन होगा कि टेंसाइल, तो एच ई क्या है, इधर जा रहा है डायरेक्शन में, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में आएगा। अब ये जॉइंट पे क्या है, जॉइंट पे टुवार्ड्स द जॉइंट हो रही है, तो टुवार्ड्स द जॉइंट क्या होती है, फोर्स कंप्रेसिव होती है, अवे फ्रॉम द जॉइंट होती है टेंसाइल होती है। तो यहाँ क्या है, टुवार्ड्स द जॉइंट है, तो टुवार्ड्स द जॉइंट मतलब 80 किलोमीटर कंप्रेसिव, सी ऑप्शन। 7th क्वेश्चन क्या है, इन ए प्री स्ट्रेस्ड मेंबर इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज। तो क्या है, लॉसेस बहुत होते हैं प्री स्ट्रेस में, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते हैं ना, हाई टेंसाइल स्टील यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्टील। क्वेश्चन नंबर 8, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स ऑफ 70 किलोन्यूटन, V = 70 किलोन्यूटन and having a width of 250 mm and a lever arm of 350 mm, लीवर आर्म 350 mm। तो जो कॉन्क्रीट RCC में शियर स्ट्रेस का डायग्राम कैसा रहता है, ये अगर कॉन्क्रीट बीम है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये स्टील है, तो क्या होता है, जो न्यूट्रल एक्सिस तक तो पैराबोलिकली वेरी करती है ये, एंड देन कांस्टेंट हो जाती है ये स्टील तक, एंड देन उसके बाद जीरो हो जाती है। तो मैक्सिमम कहाँ होती है, न्यूट्रल एक्सिस पे होती है। तो क्या होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगी, तो Q = होती है V/width × लीवर आर्म, ये होती है। तो अब वैल्यू पुट कर दो, तो Q जो B कितना है 70 किलोन्यूटन, न्यूटन में कन्वर्ट कर ले × 10⁻³ बी कितना है 250, और लीवर आर्म कितना है 350,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 ये हो जाएगा 0.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हो गया ए। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? एन आरसीसी बीम नॉट प्रोवाइडेड विद शियर रीइंफोर्समेंट मे डेवलप क्रैक्स इन इट्स बॉटम इंक्लाइंड रफली टू द हॉरिजॉन्टल एट। क्या है कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो क्रैक होता है ना, क्रैक वो प्रिंसिपल टेंशन के परपेंडिकुलर आता है। जैसे अगर कोई टेंशन, जैसे क्या है कि कंक्रीट, ये कंक्रीट बीम है, ऊपर देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये कंक्रीट बीम है, ये कंक्रीट बीम है, तो जो हमें कहता है बॉटम पे देखना है, बॉटम पे टेंशन आ रही है, टेंशन स्ट्रेस आ रही है, मतलब प्रिंसिपल टेंशन, और शियर स्ट्रेस क्या होगी? नेगेटिव होगी, और क्या है? टेंशन स्ट्रेस होगी। चलो पी मान लेते हैं, यहाँ होगी P1 और एक, तो इसकी प्रिंसिपल टेंशन आएगी तो कैसे शेप हो जाएगी इसकी शेप हो जाएगी ऐसे। तो ये होगी प्रिंसिपल टेंसाइल, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंशन, ये तो इसका क्रैक, ये प्रिंसिपल टेंशन है, मतलब सिग्मा मैक्स है ये, वही मिन में है। तो क्रैक हमेशा क्या मैंने बताया था, जो प्रिंसिपल टेंशन होती है उसके परपेंडिकुलर वो लाई करता है। तो ये टेंशन है, तो इसके क्रैक जो आएगा ये ऐसे आएगा। तो एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से 45 डिग्री हो गया। तो कितना हो गया? ये 45 डिग्री की लाई करता है। ये क्रैक की डायरेक्शन है और ये प्रिंसिपल टेंशन है यहाँ पे। तो 45 डिग्री हो गया। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज। इफेक्टिव स्पैन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब, तो क्या होता है? एल इफेक्टिव। दो कंडीशन होती है, एक तो इफेक्टिव डेप्थ में होती है और एक होती है विड्थ ऑफ द सपोर्ट। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है तो वो लेते हैं हम, क्या होती है? मिनिमम ऑफ एल क्लियर प्लस इफेक्टिव डेप्थ और एल क्लियर प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट। विड्थ ऑफ द सपोर्ट मतलब डब्ल्यू प्लस W/2 प्लस W/2, तो W। तो इनका जो मिनिमम क्राइटेरिया वो होता है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बियरिंग। नहीं, ये नहीं है। द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द वॉल, एल क्लियर प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल। तो ट्वाइस W नहीं होता, सिंगल W होता है। तो ये भी गलत है। सी क्या कह रहा है? क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, जैसे कि ये एल क्लियर प्लस डेप्थ। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहा है? द स्टील प्लेट इज 300 mm वाइड and 10 mm thick. If the diameter of the bolt hole, देखो bolt hole is 20 mm, the net section area of the plate will be। इसने क्या डायरेक्ट बोल्ट होल का डाया दे रखा है, ना कि बोल्ट का। नॉमिनल डाया नहीं दे रखा। अगर नॉमिनल डाया दे रखा होता 20, तो उसको जो क्लियर गैप ले लेते। जैसे 20 है तो 20 प्लस नॉमिनल डाया अगर 20 है तो होल डाया कितना हो जाएगा? 20 + 2 होता है बोल्ट में, तो 22 mm बोल्ट होल डाया हो जाता। अभी क्या है, इसने डायरेक्ट बोल्ट होल ही दे रखा है, तो ना 2 mm लेने का कोई नीड नहीं है इसमें। तो ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात थी इसमें। वैसे क्वेश्चन सिंपल है। ये 300 mm वाइड प्लेट है और यहाँ एक होल है 20 mm का, और ये नीचे थिकनेस कितनी है? 10 mm। तो ये 300 mm है और ये कितना है? ये 20 है। तो कितना, ये बोल्ट होल का पूरा माइनस करना पड़ेगा इसमें से, विड्थ में से। तो कितना हो जाएगा? 300 - 20 × 10, ये नेट एरिया हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2800, 2800। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, A steel column carries an axial load of 800 kN. The lacing system shall be designed for a transverse shear of। तो कितना होता है? ट्रांसवर्स शियर 2.5% ऑफ एक्सियल लोड के टाइम्स लेता है, जो ट्रांसवर्स शियर फोर्स होता है। तो ट्रांसवर्स शियर फोर्स तो V = 2.5% ऑफ जो एक्सियल लोड लग रहा है कॉलम पर, वो 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। तो कितना होगा? एक्सियल लोड कितना है? 800 kN, 2.5% में कन्वर्ट करने के लिए 800। तो कितना हो जाएगा? 000 तो 20 kN हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन हो गया डी। 13,
द बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज, तो बल्किंग ये तो जानते हैं हम 4 to 5% में मैक्सिमम होती है बल्किंग। तो कौन सा है? ऑप्शन बी। मॉडल्स ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट, तो मॉडल्स ऑफ रप्चर क्या होता है? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए होता है। तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल मॉडुलस रप्चर। 15 द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम reinforced with main steel and ties is 200 kilonewton. If keeping the main steel is same, the ties are replaced by same amount of helical reinforcement. ध्यान दो। Satisfying all requirements as per IS 456, the load carrying capacity shall become। तो जो हेलिकल reinforcement होता है, जो एक ऑर्डिनरी कॉलम के 1.05 मतलब 5% ज़्यादा लोड लेता है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी 5% टाइम ज़्यादा होती है, मतलब 1.5% टाइम मतलब 1.05। जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉलम कितने ले रहा था? 200 किलोमीटर, तो ये कितना ले लेगा? ये 200 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 210 किलोमीटर। जो हेलिकल रीइंफोर्समेंट अगर सेम कॉलम में प्रोवाइड कर देंगे तो ये 210 किलोमीटर कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी इसकी, मतलब 5% बढ़ गई 200 से। तो क्रीप स्ट्रेन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ लोड न, गलत है ये तो। कॉज बाई लाइव लोड ओनली, ये भी गलत है। तो कॉज बाई डेड लोड ओनली, यस, ये क्रीप स्ट्रेन हमेशा डेड लोड से होती है। ये क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड ए कंक्रीट क्यूब सबमर्ज्ड डीप इन स्टिल वाटर इन सच ए वे दैट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ऑल द फेसेज पी। जैसे ये कंक्रीट का क्यूब यहाँ पे, तो अब ये क्या है? ये एक हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन का केस हो गया ये, मतलब चारों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन का केस है ये। कंक्रीट पे ये बांट रहे हैं यहाँ पे, इधर भी पी लग रही होगी, इधर भी पी, इधर भी पी। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या निकालेंगे? टाउ मैक्स क्या होती है? सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2। तो सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम सेम है, तो P माइनस पी बाई 2 कितना हो जाएगा? P माइनस पी बाई 2 जीरो हो गया, तो टाउ मैक्स जीरो होगी। तो अगर इसका मोर सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे? मोर सर्कल जो रेडियस होती है मोर सर्कल की क्या होती है? वही सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2। तो क्या आ रही है? टाउ मैक्स इक्वल टू रेडियस ऑफ मोर सर्कल, तो रेडियस जीरो हो जाएगी। और जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी वो माइनस पी होगी, मतलब नेगेटिव साइड में लाई करेंगे, एक पॉइंट लाई करेगा एक तरह से। ये हो गया इसका मोर सर्कल, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जीरो, रेडियस जीरो हो जाएगी क्योंकि टाउ मैक्स जीरो है। ये इसका मोर सर्कल हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए, जीरो। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी जीरो। द टू सॉइल सैंपल ए एंड बी हैव पोरोसिटी ए की दे रखी है 40% एंड बी की दे रखी है 60% रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ ई एंड ई वी? तो ई और पोरोसिटी में क्या रिलेशन होता है? ई इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी, ये रिलेशन होता है इसका। तो ई और ई वी में हमें रिलेशन बताना है, और एन ए और एन बी की वैल्यू पता है हमें। तो क्या होगा? ई ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन 1 माइनस एन ए। तो ई ए अपॉन ई बी क्या हो जाएगा? अपॉन ई बी अपॉन ई एन बी अपॉन 1 माइनस एन बी। तो 1 माइनस एन बी ऊपर चला जाएगा, तो क्या रिलेशन हो जाएगा? ये रिलेशन हो जाएगा ई ए अपॉन ई बी इक्वल्स टू एन ए इंटू 1 माइनस एन बी अपॉन एन बी इंटू 1 माइनस एन ए। तो वैल्यू पुट करते हैं। एन ए की कितनी है? 40% है, तो 0.4, और 1 माइनस एन बी की कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.6, तो ये भी 0.4 हो जाएगा इंटू 0.4 अपॉन एन बी की वैल्यू कितनी है? 0.6। 1 माइनस एन ए की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 0.4, तो ये भी 0.6। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16/36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये और सिंपल करेंगे तो 4/9, तो 4:9 रेशियो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शैलो फाउंडेशन ऑन ए सैंड इज रिड्यूस टू अबाउट। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें दो कंडीशन दे रखा है। फाउंडेशन ऑन सैंड है और ऑन है, इन द सैंड नहीं है, ऑन द सैंड है। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इसमें जीरो हो जाएगी, और सैंड है तो कोहेजन जीरो हो जाएगा।
तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का क्या होता है फॉर्मूला शैलो फाउंडेशन के लिए, क्यू यू इक्वल टू सी एन सी गामा इंटू डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा, ये होता है रिलेशन। अब क्या है, सैंड है, कोहेजन 0, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑन द सैंड है, मतलब क्या है कि ऊपर रखी है, ये सैंड है और यहाँ फाउंडेशन रखी हुई है, यहाँ ऐसे, ये है कंडीशन। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ये भी 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो गया। तो अब देखो किस पर लाई कर रही है, विड्थ कांस्टेंट है, एन गामा भी कांस्टेंट होगा, तो गामा पर लाई कर रही है। अभी क्या है, गामा है, अगर ये वाटर टेबल यहाँ तक राइज कर गया तो ये गामा क्या हो जाएगा, ये गामा बन जाएगा गामा डैश, जो कि क्या होता है गामा डैश जो 50 पर अप्रोक्स मतलब हाफ होता है गामा के। तो मतलब अब हाफ होता है गामा के, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी 50% डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ओनली गामा पे डिपेंड कर रही है। तो गामा मतलब 50% हो जाएगा, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी 50% रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑप्शन बी। ये क्या है, इन ए प्लेट लोड टेस्ट कंडक्टेड ऑन ए कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल है, ए 600 mm स्क्वायर टेस्ट प्लेट सेटल बाई ए 15 mm अंडर ए लोड इंटेंसिटी ऑफ 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑल कंडीशन रिमेनिंग सेम, द सेटलमेंट ऑफ ए 1 मीटर स्क्वायर फुटिंग विल बी। मतलब क्या है कि हमें सेटलमेंट फुटिंग का निकालना है, 1 मीटर फुटिंग। तो क्या रिलेशन होता है, जो सेटलमेंट जो कोहेजनलेस के केस में सेटलमेंट ऑफ प्लेट और फुटिंग में क्या रिलेशन होता है, जैसे हमें फुटिंग का निकालना है एस एफ अपॉन एस पी, तो इसका क्या है, इसका रिलेशन होता है बी एफ इंटू बी पी प्लस 0.3 अपॉन बी पी प्लस बी एफ 0.3 का होल स्क्वायर। जैसे इसकी लिखने की ट्रिक एक ये है कि जैसे अगर एस एफ यहाँ पे लिख रहे हो तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ बी एफ आ जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा बी पी प्लस 0.3। तो एस एफ क्या है, मतलब सेटलमेंट ऑफ फुटिंग है, और एस पी क्या है, सेटलमेंट ऑफ प्लेट है, वी एफ क्या है, विड्थ ऑफ द फुटिंग है, बी पी क्या है, विड्थ ऑफ द प्लेट है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है, मतलब एस पी की कितना दे रखा था, सेटलमेंट ऑफ प्लेट 615 mm दे रखा है, और जो बी एफ है विड्थ ऑफ द फुटिंग कितनी दे रखी है, 1 मीटर, और विड्थ ऑफ द प्लेट कितनी हो जाएगी, बी पी हो जाएगी 0.6 मीटर, 600 mm है तो 0.6 मीटर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते, चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एस एफ अपॉन एस पी 15 mm इंटू बी एफ कितना है 1 इंटू बी पी प्लस 0.3, मतलब बी पी प्लस 0.3 0.6 प्लस 0.3 तो 0.9 अपॉन बी पी कितना है, बी पी है 0.6 और बी एफ प्लस 0.3 मतलब 1 प्लस 0.3 तो कितना हो जाएगा 1.3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो ये आ जाएगा 0.9 अपॉन, तो ये आ रहा है अप्रोक्स 20 mm आ रहा है, 19.97 तो 20 mm। तो कौन सा ऑप्शन है, ये 20.5 mm है, तो ये लेस देन 25 mm ये गलत है, 15.6 mm ये भी गलत है, ग्रेटर देन 25 लेस देन आ रहा है 25 से, तो ये सबसे नियरेस्ट ऑप्शन 20.5 ये करेक्ट भी है। हमारा 20 आ रहा है, ऑप्शन में 20.5 दे रखा है। तो ऑप्शन, अब क्वेश्चन देखते हैं 21, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सैंपल आर 65% एंड 29%। तो लिक्विड लिमिट दे रखी 65 एंड प्लास्टिक लिमिट दे रखी 29 रेस्पेक्टिवली। द परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज फाइनर देन द 0.002 mm इज 24। द एक्टिविटी रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल इज, तो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिविटी इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स आई पी अपॉन परसेंटेज ऑफ द क्ले पार्टिकल, कितने परसेंटेज क्ले पार्टिकल हैं। और आई पी का रिलेशन क्या होता है, आई पी का रिलेशन होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, आई पी का रिलेशन होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 65 माइनस 29, तो ये हो जाएगा 29 सॉरी 9 है 36। और जो परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल कितने दे रखे हैं, ये लेस देन 2 माइक्रोन से 24 हैं। तो अगर एक्टिविटी निकाली जाए 80, आई पी कितना हो गया 36, और परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल कितने दे रखे हैं 24, तो कितना आ जाएगा 24 से 36 1.5 टाइम्स 1.5 आ गया, एक्टिविटी आ गई 1.5। इन ए 22 इन ए कॉम्पैक्शन टेस्ट ईच लेयर इज टू बी कॉम्पैक्टेड बाई,
ये तो स्टैंडर्ड है, 25 ब्लोज देते हैं ईच लेयर पे। 23 द डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर ए नेचुरल स्टेट इन सॉइल हैविंग ए वाटर कंटेंट कितना है 24%। और जी कितना दे रखा है, जी दे रखा है 2.5 एंड बॉइड रेशियो कितना दे रखा है 1। तो हमें निकालना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालनी है। तो क्या रिलेशन होता है ई एस डब्ल्यू जी, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, सैचुरेशन निकालना है तो डब्ल्यू जी बाई ई। तो डब्ल्यू कितना है वाटर कंटेंट 0.24, जी 2.5 अपॉन 1। तो कितना आ गया, ये आ गया 0.6 आ गया, 0.6 आ गया। तो क्या परसेंटेज में 60%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 एट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्रीएटिक लाइन द प्रेशर हेड शैल बी, प्रेशर हेड 0 होता है, फ्रीएटिक लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें, तो इसका ऑप्शन हो गया 0। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ नाइट्रेट्स फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई। नाइट्रेट्स देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। नाइट्रेट्स की जनरली क्या वैल्यू होती है, लिमिट होती है 45, नाइट्रेट्स की 45 ppm और नाइट्रेट्स की होती है 0। तो क्या नाइट्रेट्स दे रखी है इसमें, ये 0 100 ppm 150 ppm। अगर देखा जाए नाइट्रेट्स की अगर मतलब 100 ppm ज़्यादा है, ये मेरे हिसाब से ना नाइट्रेट्स पूछना चाह रहा होगा। तो नाइट्रेट्स पूछना चाह रहा था तो 0 ppm करेक्ट आंसर होता। अभी इसने नाइट्रेट्स पूछा है तो नाइट्रेट्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 45 ppm। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, या तो नाइट्रेट्स होता तो 0 ppm होता, अगर नाइट्रेट्स का होता 45 ppm। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब नाइट्रेट्स पूछना चाह रहा हूँ 0 ppm हो गया। चलिए धन्यवाद, अगली वीडियो में देखते हैं 26 से क्वेश्चन